ओके, हम बात कर रहे थे थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग की। तो अगला है लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग इसने दिए हैं तीन: रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ प्रैक्टिकस, लॉ ऑफ इफेक्ट। अच्छा, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज तो हो गया ना कि आप कोई कोशिश करते हैं, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा रिपीट करेंगे, आपका एक ना असल में बिहेवियरिस्ट में, साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है, स्टिमुलस। एक स्टिमुलस होता है और एक उसका रिस्पॉन्स होता है। आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो रिलेशनशिप है वो उतना ही बढ़ता जाएगा और आपकी लर्निंग जो है वो उतनी ज्यादा जो है वो पक्की होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि आप जब कोई बिहेवियर रिपीट करते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं और आपने क्या किया है, एक बिहेवियर सीखा है, अगर आपका वो जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है, ठीक है, या उस पे कोई आपको रिवार्ड मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बिहेवियर पॉजिटिव है और उस पे आपको रिवार्ड आपको मिलता है, तो इट इज लाइकली, मुमकिन है कि आप वो बिहेवियर जो है वो रिपीट करेंगे। ठीक है, वो उस बिहेवियर को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है। इसी तरह वो कहता है कि अगर आपने कोई बिहेवियर किया और वो आपका नेगेटिव बिहेवियर है, या उसके ऊपर आपको कोई पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, तो इट इज लाइकली कि आप वो बिहेवियर जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि जब भी आपने कोई बिहेवियर किया है, कोई एक्सरसाइज की है, या कोई चीज सीखी है, तो उस सीखने के बाद अगर तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स या रिवार्ड वगैरह मिलता है, तो आपको वो बिहेवियर रिपीट होगा। ठीक है। और अगर वो बिहेवियर रिपीट नहीं होगा, तो उस मतलब अगर अगर वो बिहेवियर नेगेटिव है या उसमें कोई पनिशमेंट है, तो वो बिहेवियर रिपीट नहीं होगा। ठीक है। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट के तनाजुर में मैंने आपको दूसरी बात क्या बताई, कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब आपके बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको असल में लर्निंग कहा जाता है। तो लर्निंग की जो डेफिनेशन है, जो ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ाई जाती है, इट इज परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर और इट इज अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट। आज भी हमें यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ओके। तो यहाँ से ना ये जो दो टर्म्स जुड़ी हैं, आपका पॉजिटिव बिहेवियर, और आपके पॉजिटिव बिहेवियर के साथ आपको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। ठीक है। नेगेटिव बिहेवियर में आपको मिलेगी पनिशमेंट। ये दोनों चीजें आपको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। ये दोनों चीजें आपको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। मोटिवेट किस करने के लिए, किसके लिए, मोटिवेट टू लर्न, मोटिवेट टू लर्न। और ये फिर कहाँ चला जाता है, वापस बैक टू लर्न, लॉ ऑफ रेडीनेस। और लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, कि लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, चीजों को सीखने के लिए आपका रेडी होना, आपका मेंटली रेडी होना बहुत जरूरी है। तो जब आप मोटिवेटेड होंगे, जब आपको रिवार्ड मिला होगा, आप मोटिवेटेड होंगे और आप हमेशा रेडी टू लर्न, आपके अंदर रेडीनेस पाई जाएगी, रेडीनेस टू लर्न। लेकिन अगर आपको नेगेटिव कोई मिलेगा, आपका नेगेटिव बिहेवियर होगा, पनिशमेंट मिलेगी, तो शायद आप रेडी ना हो। अब ये पनिशमेंट है ना, ये दो तरह की होती है। एक पनिशमेंट पॉजिटिव पनिशमेंट होती है और एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। कुछ मतलब पनिशमेंट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। कुछ पनिशमेंट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, और कुछ पनिशमेंट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो रिट्रीवल, वो रिपीट नहीं होता। अच्छा, अब वो जो पनिशमेंट्स, वो पनिशमेंट जो पॉजिटिव हो, यानी कि जिसकी वजह से हमारे बिहेव हम अपना बिहेवियर दुरुस्त कर लें, हम अपने बिहेवियर को चेंज कर लें, उसको कहा जाता है री एनफोर्समेंट। ठीक है। तो री एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट। और एक्चुअली ये जो वर्ड रिवार्ड बोला है ना, इसके लिए भी पनिश, ये जो री एनफोर्समेंट का वर्ड यूज होता है। और री एनफोर्समेंट का सिंपल मतलब लिया जा सकता है कोई मोटिवेशन। एक्चुअली में ये जो वर्ड बिहेवियरिस्ट ने अप्लाई किया है, वो इन्होंने पॉजिटिव पनिशमेंट के लिए और रिवार्ड के लिए इस्तेमाल किया है। तो बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि आप सब लोग इंसान और जानवर एक तरह से सीखते हैं। और किस तरह से सीखते हैं,
फोर्सफुली सीखते हैं। ठीक है, वो फोर्स पनिशमेंट की सूरत में भी लगाई जा सकती है, वो फोर्समेंट किसी रिवार्ड की सूरत में भी लगाई जा सकती है, और वो फोर्समेंट क्या कहलाती है बिहेवियरिस्ट की लैंग्वेज में, उसको मोटिवेशन नहीं कहते, उसको री एनफोर्समेंट कहा जाता है। तो जब भी री एनफोर्समेंट का मतलब आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव पनिशमेंट भी हो सकता है, इसका मतलब री एनफोर्समेंट भी हो सकता है। देखें, आजकल जो हेलमेट के ऊपर पाबंदी है उसके ऊपर आपको फाइन किया जा रहा है, वो किसी को भी नहीं माफ कर रहे, किसी को भी नहीं माफ करते। और इसके लिए वो टर्म यूज करते हैं री एनफोर्समेंट, कि हम लोगों को री एनफोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो किसी को देख के ठीक हो जाते हैं। इसके लिए ना एक टर्म इस्तेमाल होती है, आगे जाके हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, वाइकेरियस लर्निंग। वाइकेरियस लर्निंग, लर्निंग मीन्स, जब भी लर्निंग का मतलब आएगा, इसका मतलब रट्टा लगाना नहीं है। लर्निंग का मतलब क्या होगा, चेंज इन बिहेवियर। तो वो चीज़ों को याद करके भी आ सकती है, चीज़ों को रिपीट करके प्रैक्टिस करके भी आ सकती है। वाइकेरियस लर्निंग, वाइकेरियस लर्निंग का मतलब होता है जब हम किसी को देख के सीख लेते हैं। अब रोड पे जा रहे हैं, दो बंदों को उन्होंने रोका है, तीन बंदे जा रहे हैं बाइक आगे पीछे, दो को रोका है, तीसरा बंदा क्या करेगा, वो खुद ही खुद हेलमेट पहन लेगा। तो ये वाइकेरियस लर्निंग है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वाइकेरियस लर्निंग भी नहीं होती, जो इस चीज से भी सबक नहीं लेते, वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे ही जाना है। तो उनको फिर रोकने के लिए क्या करते हैं, वो फाइन करते हैं, और इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है री एनफोर्समेंट। ठीक है, तो कुछ लोग पनिशमेंट के जरिए सीखते हैं, कुछ लोग वाइकेरियसली सीख जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो रिवार्ड के जरिए सीखते हैं, मोटिवेशन के जरिए सीखते हैं। तो इस तरह से लर्नर्स की डिफरेंट टाइप्स भी आगे जाके आ जाती हैं। तो आई होपफुली कि ये लॉज ऑफ लर्निंग आपको याद रह जाएंगे अच्छी तरह से। ये प्राइमरी क्लास मैंने पढ़ा दिया, सेकेंडरी आप नेट से देख लीजिएगा, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रेडीनेस सबसे पहले, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आपने जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करना है, ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं ऊपर वाले पेज में, और इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बोलते हैं, और इसी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोला जाता है। इसके बाद आगे तीसरा जो है वो लॉ ऑफ इफेक्ट है। लॉ ऑफ इफेक्ट मैंने क्या बताया है कि आपने जो सीखा है उसकी वजह से आपके बिहेवियर में जो चेंज आया है वो कितनी देर तक इफेक्टिव रहता है। और रिवार्ड, अगर आपने कोई काम किया, आपने कोई बिहेवियर परफॉर्म किया, उसके ऊपर अगर आपको रिवार्ड मिला है तो आपका वो बिहेवियर रिपीट होगा। रिवार्ड, पनिशमेंट मिल, नेगेटिव बिहेवियर किया है तो उसके ऊपर आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। जो पॉजिटिव पनिशमेंट है उसको रीइंफोर्समेंट बोला जाता है, जो नेगेटिव पनिशमेंट है वो उसको पेनल्टी बोला जाता है, कारपोरल पनिशमेंट जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ तक आगे मैं बात कर रहा था बिहेवियरिस्ट की। तो पहला बिहेवियरिस्ट कौन है, वाटसन, जेबी वाटसन। इसको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। इसके काम को आगे बढ़ाया है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। और जो थॉर्नडाइक है इसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर इसलिए कहा जाता है कि इसने ये जो इनके प्रिंसिपल्स थे, बिहेवियरिज्म वालों के जो प्रिंसिपल्स थे, यानी कि सजा देना, बच्चों को इनाम देना, प्राइज वगैरह देना, री वगैरह, ये क्लासरूम के अंदर इसने अप्लाई, हमारे यहाँ तो पहले ही थी, वहां पे फिर इन्होंने अप्लाई किया है थॉर्नडाइक ने। तो इस वजह से इसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माना जाता है। अब इसका जो काम है, इसका जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये जजा और सजा का जो निजाम था, जो कानून था इसका, उसके ऊपर एक बंदे ने काम किया है, पावलव ने, इवान पावलव। पूरा नाम है इवान पावलव। इन इवान पावलव ने इसके ऊपर काम किया था। ये जो इवान पावलव है, ये बेसिकली एक बायोलॉजिस्ट था, माइक्रो बायोलॉजिस्ट था, लेकिन इसने बाद में स्विच किया अपनी फील्ड को, तो ये साइकोलॉजी में आ गया। और इसने ना 1904 में, 19, ये जो बात है ना, ये वाटसन की मैंने पहले बात की आपको, 1913 में इसने बुक लिखी थी। उससे पहले भी मैंने आपको बताया कि बिहेवियरिज्म के ऊपर काम हो रहा था। ठीक है, लेकिन जो बाकायदा तौर पे उस थ्योरी का जो ये काम कर रहे थे, जो प्रिंसिपल्स बना रहे थे, उनका बाकायदा जो नाम रखा गया बिहेवियरिज्म, वो 1913 में रखा गया। उससे पहले इसके ऊपर काम हो रहा था। तकरीबन 1874 में साइकोलॉजी शुरू होती है ना, तो 1890 के अंदर, 95 के अंदर इसके ऊपर काम होना शुरू किया था, और वाटसन ने ही बिहेवियरिज्म के ऊपर काम शुरू किया था। इसके काम को बढ़ाया थॉर्नडाइक ने, आगे थॉर्नडाइक के काम को बढ़ाया पावलव ने। पावलव ने लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर काम किया, लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर काम किया। अब मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा, लेकिन आपने बस याद रखना है किसने काम किया है।
पावलव ने। जो पावलव है इसकी थ्योरी जो है, जैसे थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है इसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये आप लोगों ने याद रखना है, ट्रायल एंड एरर। और जो पावलव है इसकी थ्योरी को बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। ये अब कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब होता है, कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ एसोसिएट कर देना, ठीक है। मतलब जोड़ देना, ऐसे दो चीजों को आपस में जोड़ देना, इस चीज को बोलेंगे कंडीशनिंग, ठीक है। और ये जो कंडीशनिंग है, सुन लो यार ये जरूरी है, कंडीशनिंग जो है ये एक लर्निंग थ्योरी है। जब भी आप साइकोलॉजी के अंदर कंडीशनिंग का वर्ड पढ़ेंगे तो इट मींस यू आर स्टडीइंग अबाउट लर्निंग थ्योरी, यू आर स्टडीइंग अबाउट लर्निंग थ्योरी। हाँ भाई, समझ आ रही चीज की? हाँ, ये बहुत सारे लोगों को कंडीशनिंग का पता नहीं लगता, मतलब पढ़ी जा रही क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, लेकिन कंडीशनिंग क्या चीज़ है इसको समझना जरूरी है। कंडीशनिंग का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान एसोसिएशन, तल्लक, ठीक है। इसको बोला जाता है कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग को साइकोलॉजी की लैंग्वेज में एक थ्योरी बोला जाता है, लर्निंग थ्योरी, ठीक है। मतलब बिहेवियरिस्ट के मुताबिक, पहले बिहेवियरिस्ट के मुताबिक किसी को सिखाने के लिए उसको फोर्स करना जरूरी है। और फोर्स करने के बाद अगला काम जो है वो ट्रायल एंड थ्योरी, और उसके बाद इफेक्ट। और उसके बाद पावलोव ने मजीद आके इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, इसने कहा कि यार जब लर्निंग होती है ना, बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, तो दो चीजें होती हैं, दो चीजों के बीच में एक एसोसिएशन होती है। वो एसोसिएशन किस किस के बीच में होती है? एक होता है एस और एक होता है आर, स्टिमुलस, ठीक है। एक होता है स्टिमुलस और एक होता है रिस्पॉन्स। दो चीजें, इन दो चीजों के दरमियान जो तल्लक होता है उसको बोला जाता है कंडीशनिंग। उसको क्या बोला जाता है? कंडीशनिंग। समझ आ गई बात की? अब इसकी थ्योरी में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसकी थ्योरी को, किसकी थ्योरी को भला? ये जो पावलोव है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। जो पावलोव है इसकी थ्योरी को बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये पीपीएससी वाला सवाल पूछता है कि जो ये है इसका नाम, पावलोव की थ्योरी, इसका नाम क्या है? इसकी थ्योरी का नाम है जनाब जी क्लासिकल कंडीशनिंग। एक कुत्ता होता है और इस कुत्ते की ये जो अ, कुत्ते के ऊपर ये एक डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। ये आप लोगों ने इंटरनेट से जाके देख लेना है, आपने समझना है, बड़ा बड़ा इजी सा है, मुश्किल नहीं है। तो ये कहता है कि एक स्टिमुलस सीखने के लिए पहले स्टिमुलस का होना जरूरी है। स्टिमुलस का अगेन मतलब वही है, कोई मुहर्रिक होना जरूरी है। स्टिमुलस का मतलब भाई आपने सीखना क्यों है? अगर आपने कोई काम करना है तो वो काम आपने करना क्यों है, ठीक है। वो आपने काम, मसलन इसकी कंडीशन में या इसकी थ्योरी में एक कुत्ता होता है, अ, वो बड़ी मतलब एक कुत्ते को किसी जगह कैद करता है, फिर खाना लाता है, खाना लाते लाने के साथ ही एक सीटी बजाता है। तो पहले 2-3 दिन जो कुत्ता है उसको नहीं पता कि सीटी क्यों बज रही है, खाना क्यों आ रहा है, ठीक है। और फिर 2-4 दिन के बाद उसको, कुत्ते को पता लग जाता है कि यार ये जब भी सीटी बजती है ना ये खाना आता है। और जब भी खाना आता है, पहले जब खाना आता है तो कुत्ते के मुंह में थूक आता है, उसको सलीवा बोलते हैं, वो एक स्टिमुलस है, ठीक है ना। और जो खाना आता है वो एक, खाना एक स्टिमुलस होता है, उसके बदले में जो कुत्ते के मुंह के में सलीवा पैदा होता है उसको बोला जाता है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए मुझे वो इन टर्म्स में थोड़ा सा, अच्छा, स्टिमुलस पैदा होता है। वो जो स्टिमुलस है वो क्या है? वो सलेवा है, ठीक है। सलीवा, साल्वेशन भी उसको बोलते हैं, थूक आना भी उसको बोलते हैं। तो 2-4-5 दिन के बाद एक्सपेरिमेंट में ऐसे होता है कि वो खाली सीटी बजा देता है, खाना नहीं लाता, और उसके मुंह के अंदर साल्वेशन पैदा होना शुरू होता है। तो इसका मतलब वो निकालता है कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के साथ कंडीशन कर दी गई है, मतलब वो जो खाना लेकर आता है उसको सीटी के साथ जोड़ देता है। यानी कि जब भी सीटी बजाएगा कुत्ते के मुंह के अंदर साल्वेशन पैदा होगा, इसका मतलब उसके बिहेवियर के अंदर कोई चेंज आया है। और फिर वो 5-7 दिन, ये फिर यहाँ से ना बिहेवियर चेंज करने की बिहेवियर टेक्निक्स भी निकलती हैं। एक को एक्सटिंक्शन बोला जाता है, एक को रिस्पॉन्स बोला जाता है, और एक को जनरलाइजेशन बोला जाता है, भी आगे आप लोग वो टर्म में पढ़ेंगे। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये याद रखना है कि जो पावलोव है इसकी थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसकी थ्योरी के अंदर डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, डॉग को एक पिंजरे के अंदर रखा गया था, मतलब एक किसी जगह पे बंद किया गया था, खाना लाया गया, सीटी बजाई गई। कुछ दिन वो क्या करता है कि वो खाली सीटी बजाता है, 5-7 दिन जब वो सीटी बजाता है ना,
पहले दिन तो सीटी खाने के बजाय बगैर बजी, उसके मुंह में साल्वेशन पैदा हुआ, दूसरे दिन भी पैदा हुआ, तीसरे दिन कुत्ते को पता लग गया कि यार अब सीटी है लेकिन इसके साथ खाना नहीं आ रहा, तो साल्वेशन कम पैदा हुआ, चौथे दिन बिल्कुल कम, पांचवें दिन, और इस तरह फिर करते करते एंड में क्या होता है कि वो खाली सीटी बजाता है, खाना साथ में नहीं लाता, तो कोई साल्वेशन नहीं आती, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई स्टिमुलस नहीं पैदा होता। तो इसको बोला जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी कि SR थ्योरी। ठीक है, SR थ्योरी, ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि इसमें पहले वो जो खुराक उसको खाना होता है वो उसके लिए स्टिमुलस होता है, खाने के बदले में कुत्ते के मुंह के अंदर साल्वेशन पैदा होता है। ठीक है, वो उसका रिस्पॉन्स है, कुत्ते का रिस्पॉन्स होता है साल्वेशन, कि मेरे लिए खाना आ गया है, तो वो साल्वेशन उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो पहले स्टिमुलस दिखाते हैं, ये जरूरी है, पहले स्टिमुलस दिखाते हैं और फिर उसके बदले में बाद में रिस्पॉन्स मिलता है। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है। अगेन, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि पहले आप स्टिमुलस दिखाएंगे, भाई आपने ये काम क्यों करना है। मसलन एक बच्चा है वो रो रहा है, बच्चा रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, आप उसको कहते हैं भाई तुम ऐसे करो, तुम पढ़ो, वो नहीं पढ़ता। ठीक है, उसके अंदर कोई रिस्पॉन्स के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं, फिर आप उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ना 10 मिनट मोबाइल दूंगा। जब भी उसको बोला है कि मैं 10 मिनट मोबाइल दूंगा, वो फौरी उसने रोना बंद किया है, किताब पढ़ना शुरू कर दिया, आधा घंटा पढ़ा, आके उसने मोबाइल ले लिया। अब स्टिमुलस क्या था, आपने उसको बोला मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, वो मोबाइल देना एक स्टिमुलस है, उसके बदले में क्या रिस्पॉन्स मिला, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे पेरेंट्स आजकल करते हैं कि भाई ये काम कर लो तुम्हें मोबाइल मिलेगा, तो पहले आप उसे स्टिमुलस दिखाते हो, फिर वो क्या करता है उसके बदले में आपको रिस्पॉन्स देता है। तो इस थ्योरी को SR थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, और ये किसकी थ्योरी है, इवान पावलोव की थ्योरी है। इसमें वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करता है, डॉग के ऊपर करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, पीपीएससी ने ये पूछा हुआ है कि जो SR थ्योरी है, SR थ्योरी ये किसकी है। तो आपने याद रखना है, SR थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम है, और ये पावलोव की थ्योरी है, और इसने लॉ ऑफ इफेक्ट, सॉरी लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर इसने काम नहीं किया, वेरी सॉरी, ये आप जो लोग इसको मिटा लें। लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर जो दूसरा बंदा है ना, उसने काम किया है, स्किनर ने। ये चौथा बिहेवियरिस्ट है, ये हम आगे जाके अभी पढ़ने, अभी अगला टॉपिक हमारा ये था। पहले आप ये पावलोव की थ्योरी याद रह जाएगी। पावलोव ने क्या कहा कि लर्निंग के लिए कंडीशनिंग का होना जरूरी है, बिहेवियरिस्ट है, और ये भी मानता है कि फोर्सफुली चीजों को, लोगों को या चीजों को या जानवरों को सिखाया जाता है, सजा दे के, कोई रिवार्ड दे के, या कोई पनिशमेंट, वो जो पनिशमेंट है या वो जो रिवार्ड है वो फोर्स ही है, वो ताकत है, ताकत के जरिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये कहते हैं, ये मानते हैं कि आप जान जो कोई शेर है उसको भी बोलना सिखा सकते हैं, आप जो इंसान है इसको चुप करना भी सिखा सकते हैं। तो वो किस तरह पॉसिबल है, फोर्स के जरिए पॉसिबल है, सजा के जरिए पॉसिबल है, मोटिवेशन के जरिए, री के जरिए पॉसिबल है। याद रहेगा ये चीजें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि पावलोव की थ्योरी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग, और क्लासिकल कंडीशनिंग को SR बोला जाता है। SR से मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक तल्लक, और तल्लक को बोलते हैं कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है कि आप पहले कोई चीज दिखाएंगे तो अगला बंदा काम करेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास बच्चे की है। दूसरी जो थ्योरी है वो है स्किनर, स्किनर की थ्योरी। ये जो मैंने बात की थी ना, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर जिस बंदे ने काम किया है वो है स्किनर, BF स्किनर भी लिखा जाता है, ये नाम पूरा है। अब वो वहां पे वाटसन का शागिर्द, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का शागिर्द है ये स्किनर। वो जो पावलव है वो अलग से इस थ्योरी के अंदर जंप करता है, वो मैंने बताया वो एक बायोलॉजिस्ट था जो इधर आ गया। अच्छा, स्किनर ने क्या किया, लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर काम किया, इसने मजीद रिवार्ड, इसने बताया कि रिवार्ड कब देना चाहिए, पनिशमेंट कब देनी चाहिए, रिवार्ड कब देना चाहिए और पनिशमेंट कब देनी चाहिए, एक चीज इसने ये बताई। अब इसने जो थ्योरी जिस जो इसने काम किया था, सही वो मतलब साइकोलॉजी की बुक होगी ना, है ना। कहाँ पे थे हम यार, अच्छा हम थे इसके स्किनर के ऊपर। स्किनर की जो थ्योरी है, जैसे इसकी थ्योरी भी कंडीशनिंग बेस्ड है, ये भी कहता है कि जब लर्निंग होती है तो उसके लिए कंडीशनिंग का होना जरूरी है। स्किनर भी कहता है कि लर्निंग के लिए कंडीशनिंग का होना
बहुत जरूरी है, बट फर्क क्या है? इसकी जो थ्योरी है इसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या नाम है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछेगा कि स्किनर की जो थ्योरी है उसकी उसकी थ्योरी का क्या नाम है। इसकी थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब फर्क क्या है? यहाँ पे ये कहता है कि आप अगर पहले ही, आपको पहले रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स के बाद आप स्टिमुलस दिखाते हैं। ठीक है। एक सेकंड। अच्छा, स्टिमुलस और रिस्पांस, और स्टिमुलस से क्या मुराद है? यहाँ पे रिस्पांस से मुराद है कि मतलब मैंने जो पहले आपको एग्जांपल दी है कि पहले आप बच्चे को कहते हैं भाई तुम ये होमवर्क करो और तुम्हें इसके बदले में मोबाइल फोन मिलेगा 15 मिनट के लिए। ठीक है, 15 मिनट के लिए तुम्हें मोबाइल फोन मिलेगा, मतलब पहले आपने उसे क्या किया है? पहले आपने उसे स्टिमुलस दिया है। ठीक है, स्टिमुलस दिखाया, उसके बदले में उसने आपको रिस्पॉन्स दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पहले ही एक बच्चा काम करके आया है, होमवर्क उसने कर लिया है। होमवर्क करने के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे जो है वो मोबाइल फोन मैंने ले लेना है। ठीक है, तो यानी कि पहले रिस्पॉन्स मिलता है आपको, रिस्पॉन्स के बाद आप क्या करते हैं? स्टिमुलस उसे देते हैं। यानी कि रिवार्ड बाद में नजर आ, जैसे जैसे कि हम यहाँ पे हमारे बच्चे इम्तिहान में परफॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद उनको रिस्पॉन्स मिलता, उनके बाद उनको रिवार्ड मिलता है। दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस, यानी कि इस थ्योरी को RS थ्योरी बोला जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? RS थ्योरी। रिस्पॉन्स पहले मिलेगा, स्टिमुलस बाद में। ठीक है, तो रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग की गई है एस के साथ। तो बीपीएससी वाला सवाल इस तरह से पूछता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का के अंदर कंडीशनिंग किस तरह से होती है। तो नीचे लिखा होगा RS कंडीशनिंग, CS कंडीशनिंग या SR कंडीशनिंग। तो आप लोगों ने याद रखना है ये कौन सी कंडीशनिंग है? ये RS कंडीशनिंग है। ठीक है, तो ये थी हमारी लर्निंग की थ्योरीज। मैंने इनको डिटेल में नहीं पढ़ाया अभी, मजीद आपने इनके जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो किसी बुक में से, उर्दू की बुक वो किसी ने बताई है, फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी की बुक है, वो ले लें। PTB की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ना बुक उधर पड़ी होगी, जो पैक्टा की वेबसाइट है, या ये पैक्टा वेबसाइट, पैक्टा के ऊपर पड़ी होगी, या PITB, इस वेबसाइट के ऊपर ना साइकोलॉजी की बुक आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की देख लेनी। वहां पे आपको इनकी उर्दू में मिल जाएगा कि क्या क्या ये तजर्बा किस तरह से इन्होंने किया था। अगर मजीद आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो मेरी ही बुक है एजुकेशन मैराथन, आप वो ले सकते हैं। या इसके अलावा आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स मिलेंगी, या इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आप चले जाएं। यूट्यूब के ऊपर आप लिखेंगे ना ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी थ्योरीज भी पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसमें से जो जरूरी था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो मैंने आपको बता दिया। इन थ्योरीज में इतना ही सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे आगे रिवार्ड, पॉजिटिव रिवार्ड, रिवार्ड कब देना है, पनिशमेंट कब नहीं देनी, ये थ्योरी के अंदर डिटेल में है और वो पेपर में नहीं पूछा जाता। ओके, तो ये हमारी थ्योरी हो गई बिहेवियरिज्म। पहली जो साइकोलॉजी की ब्रांच है वो हमारी क्या थी? बिहेवियरिज्म, एजुकेशनल साइकोलॉजी की। उसके पहले मैंने दो आपको लिख के दी थी, बिहेवियरिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, वो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी जो है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला जाता है, इसको कॉग्निटिविज्म भी बोला जाता है। हाँ, यहाँ पे ना मैंने एक और चीज बताना मैं भूल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियरिज्म में, वो याद रखिएगा। ये जो बिहेवियरिस्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक नाम आता है जॉन लॉकी का। ये एक फिलोसोफर है, जॉन लॉकी एक फिलोसोफर है, ये भी बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, अब बिहेवियरिस्ट मानते हैं, मैंने जैसे आपको बताया ना, मैंने आपको बताया कि जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो मानते हैं कि सारे जानवर और इंसान एक तरह से सीखते हैं। यानी कि आप इनको कुछ भी सिखा सकते हैं, और कैसे? फोर्स करके, सजा दे के, रिवार्ड दे के। दे लर्न फोर्सफुली। तो इस बेस पे ना ये जॉन लॉकी ने एक, या मतलब भी, कुछ बिहेवियरिस्ट ने कहा था कि जितने भी लोग होते हैं, दे हैव एम्प्टी ब्रेन्स, दे हैव एम्प्टी ब्रेन्स। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको बोला जाता है टेबुला रासा। टेबुला रासा। और टेबुला रासा का मतलब होता है एम्प्टी ब्रेन। ये मतलब आप लोगों ने ये टर्म याद रख लेनी है। ये टेबुला रासा के ऊपर यकीन करने वाले कहते हैं कि जानवरों के, बच्चों के, इंसानों के जो दिमाग होते हैं वो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होते हैं, सफेद स्लेट की तरह होते हैं। आप उनके ऊपर जो कुछ लिखना चाहें, फोर्स करके, मोटिवेट करके, किसी तरह से भी आप उनके ऊपर लिख सकते हैं। और इस थ्योरी को बोला जाता है टेबुला रासा। टेबुला रासा का जो टर्म है इसका मतलब होता है एम्प्टी ब्रेन। ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे ये मैंने, मुझे याद क्यों आई है? इसलिए
कि मैं अब आपको कोग्निटिविज्म पढ़ाने लगा हूँ, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ाने लगा हूँ। अब फर्क क्या है? बिहेवियरिस्ट मानते हैं बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि आप किस तरह से लोगों को सिखाते हैं, बताएं जी, किस तरह से सिखा सकते हैं? फोर्सफुली, ठीक है। और ये मानते हैं कि हर किसी को फोर्सफुली सिखाया जा सकता है, जानवरों की तरह सिखाया जा सकता है। लेकिन उसके अगेंस्ट आते हैं जॉन डेवी सर। जॉन डेवी, ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, और इनका तल्लक है अमेरिका से, ठीक है। इन्होंने आके कहा, ये जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है ना, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, इसके जो मतलब अपोनेंट माने जाते हैं वो जॉन डेवी माने जाते हैं। जॉन डेवी ने आके कहा कि भाई आप बच्चों को सजा दे के या फोर्सफुली नहीं समझा सकते, नहीं सिखा सकते। एक्चुअली में जॉन डेवी की ना अपनी एक लर्निंग थ्योरी है और उसको फंक्शनलिज्म कहा जाता है। जो जॉन डेविस, ये नाम लिखा गया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने फिलोसफी में भी पढ़ना है, साइकोलॉजी में भी, और इसके ऊपर आपको 3 से 4 एमसीक्यूज भी नजर आएंगे। इसकी जो थ्योरी ना बेसिकली फिलोसफी के साइकोलॉजी के अंदर उसको माना जाता है, उसको लिखा जाता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म कहा जाता है, या उसको एक्सपेरिमेंटलिज्म कहा जाता है। ठीक है ना, 3 4 नाम है इसके। एक्सपेरिमेंटलिज्म भी, एक्सपेरिमेंटलिस्ट भी थे, फंक्शनलिस्ट भी थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे। या अगर सही लफ्जों में फिलोसफी की टर्म में एक लफ्ज बोलें तो वो है प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिज्म आगे जाके ना फिलोसफी में हम एक एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे वहां। तो जॉन डेवी ने कहा था कि भाई आप सारे बच्चों को, सारे लोगों को सजा देकर फोर्सफुली नहीं सिखा सकते। अगर आपने उनको सिखाना है तो आप सजा के बगैर भी सिखा सकते हैं। और सजा के बगैर बगैर कैसे सिखा सकते हैं? बाय डूइंग। बाय डूइंग। तो इसको बोला जाता है लर्निंग बाय डूइंग। आप लोगों ने अक्सर ये टर्म सुनी होगी, लर्निंग बाय डूइंग। कि आप बच्चों को एक काम करने के लिए दे दें, वो क्या करेंगे? वो उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, वो उसको एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट के बदले में उनको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलेगा। इसको बोला जाता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। और ये लर्निंग बाय डूइंग किसकी थ्योरी है? जॉन डेवी की थ्योरी है। अब इस जॉन डेवी की थ्योरी के ऊपर 2 बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, उन्होंने काम किया। वो आगे जाके हम उनकी अभी थ्योरीज पढ़ने लगे हैं, बहुत बड़े नाम है। एक नाम है जनाब जी आपका, ये ना याद रखना है आपने, ये एक फिक्रा, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है? जॉन डेवी ना। जॉन डेवी कहता है कि जी चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स, चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स एंड दे लर्न बेस्ट बाय डूइंग। चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स एंड दे लर्न बेस्ट बाय डूइंग। ये लाइन आप लोगों ने याद रख लेनी है, आगे नाम जॉन डेवी का लिख लेना, ये पीपीएससी वाला सवाल पूछता है। अब वो जो नाम है, वो उनको, उनकी थ्योरीज को अलग अलग से, दोनों एक ही सोच के मालिक हैं। और उनकी जो थ्योरीज हैं, एक को कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है, एक को कॉग्निटिविज्म बोला जाता है। ठीक है, दोनों को फिलहाल आप एक ही मीनिंग देंगे। कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म किसकी थ्योरी है? जीन प्याजे। ये जो कॉग्निटिविज्म है ना, ये जीन प्याजे, आपने नाम सुना होगा, जीन प्याजे। और दूसरा नाम जो है वो है लीव वाइगोस्की। वाइगोस्की। जो जीन प्याजे है, इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी माना जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इससे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी आई थी, उससे पहले मॉडर्न बिहेवियरल साइकोलॉजी आई, उससे पहले मॉडर्न साइकोलॉजी आई है। समझ आ रही बात की? तो मैं सेग्रीगेट भी कर रहा हूँ। इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी माना जाता है। और ये जो लेव वेगोस्की है, इसको फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है। अब ये सोशल साइकोलॉजी क्या चीज़ है और चाइल्ड साइकोलॉजी क्या चीज़ है, ये मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। हुआ क्या है कि अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने भी बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है, ये जो बिहेवियरिस्ट हैं, इन सारों ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो एनिमल्स के ऊपर किए हैं। सही है। जीन प्याजे वो पहला बंदा था जिसने इंसानों पे नहीं, जिसने आके क्या किया है, सॉरी, जानवरों पे नहीं, जिसने ह्यूमंस के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है। इस वजह से इनको कॉग्निटिविस्ट कहा जाता है। इस वजह से बच्चों के ऊपर इन्होंने किए, इस वजह से इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये वो पहले साइंटिस्ट हैं, ये वो पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने जो तजर्बात हैं, लर्निंग के तजर्बात, ये लर्निंग की बात हो रही है ना, लर्निंग के तजर्बात जो किए हैं वो किनके ऊपर किए हैं? बच्चों के ऊपर किए हैं, ह्यूमंस के ऊपर किए हैं। तो इनकी जो थ्योरी है उसको, उसका नाम है जनाब जी कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म मैंने अभी शुरू में बताया था ना,
कॉग्निशन का जो वर्ड है इसका मतलब होता है लर्निंग प्रोसेस या सोच या फिक्र या दिमाग का काम, प्रोसेस, सोच, थिंकिंग प्रोसेस। कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द माइंड। अब ये जो जीन प्याजे है ये कहता है कि बच्चे जो हैं ये सीखते हैं और इनके अंदर जो कॉग्निशन का प्रोसेस होता है वो इनबॉर्न होता है। वो क्या होता है? इनबॉर्न, इनेटेस्ट, इनेट होता है ये लफ्ज असल में। इनेट, इनके अंदर इनेट होता है। इसकी जो थ्योरी है इसको इनेटिज्म भी बोला जाता है। इनेटिज्म, इनेटिज्म का मतलब क्या है? ये मानते हैं कि अल्लाह ने या खुदा ने या कुदरत ने बच्चों के अंदर, इंसानों के अंदर कुदरती तौर पर, फितरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर एक फंक्शन रखा होता है जिसको बोला जाता है इनेटिज्म। और इनेटिज्म का मतलब क्या है कि ये कुदरती पैदाइशी तौर पर ही लर्निंग की कैपेसिटी लेकर आते हैं, लर्निंग की कैपेसिटी। तो हम ये भी कह सकते हैं कॉग्निटिविज्म क्या है? एक लर्निंग कैपेसिटी है या एक लर्निंग एबिलिटी है। ठीक है, ये कौन मानते हैं? ये जीन पियाजे साहब मानते हैं। अब जीन पियाजे की जो थ्योरी है लर्निंग की वो दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी है। जहां भी जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई जाती है, जहां भी लर्निंग पढ़ाई जाती है वहां पे कॉग्निटिविज्म पढ़ाया जाता है और वहां पे जीन पियाजे को पढ़ाया जाता है। अब ये जो इसका कॉग्निटिविज्म है, ये जो थ्योरी है इसको ना 4 स्टेजेस में इन्होंने बांटा है। इन्होंने कहा है कि हम ना अपनी उम्र के मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ स्टेजेस में होते हैं और हम मुख्तलिफ तरह से सीखते हैं। यानी कि एक बच्चा है, अगर वो 2 साल का है तो वो किसी और तरह से सीख रहा है और उसके लर्निंग का उसकी लर्निंग की एक लिमिटेशन होगी। ठीक है। और अगर कोई 6 साल का बच्चा है, 0 to 2, और अगर कोई 7 साल का बच्चा है तो उसकी कॉग्निशन यानी कि उसकी जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी और वो डिफरेंट चीजें सीखेगा। जैसे 0 to 2 ईयर का बच्चा जो है वो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन सीखता है। वो अपने हाथों को, पाँव को, अपने पैरों को, अपनी जुबान को या अपनी आंखों के रिफ्लेक्सेस को ओपन करना, बंद करना, खोलना, मरोड़ना सीखता है। जो 2 से 7 साल का बच्चा है वो लैंग्वेज एक्वायर करता है। इसी के मुताबिक, पियाजे के मुताबिक, ये आगे इसकी थ्योरी को मुकम्मल पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी के अंदर वो कहता है कि 2 से 7 साल का बच्चा अपनी एज के अंदर 300 लैंग्वेजेस, 300 लैंग्वेजेस सीख सकता है। और उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है लैंग्वेज एक्वायर करने की, आगे लैंग्वेज थ्योरी भी साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है। इसके मुताबिक एक बच्चा एक दिन में 700 से लेके 1800 तक के वर्ड डेली एक दिन में सीख सकता है, जबकि कोई बड़ा बंदा इतना नहीं सीख सकता। ठीक है। उसके बाद आगे कहता है 1 साल से 11 की स्टेज है। इस स्टेज के अंदर जो बच्चा होता है वो, उसकी लर्निंग कैपेसिटी और होती है, उसकी कॉग्निशन और होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को सीख लेता है। छोटा बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करता, छोटा बच्चा काज एंड इफेक्ट नहीं सीखता, ये बच्चा काज एंड इफेक्ट सीख लेता है। और फिर आ जाते हैं अडल्ट, 11 से लेके 19 तक का डोलेसेंस का पीरियड आता है और फिर आगे अडल्ट हुड आ जाता है। तो मतलब जो जीन प्याजे है इसकी थ्योरी जो है कॉग्निटिविज्म है। इसको इनेटिस भी कहा जाता है। इनेटिस का मतलब ये कहता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो पैदाइशी तौर पर कॉग्निटिविज्म अपने अंदर लेके आते हैं, लर्निंग कैपेसिटी लेकर आते हैं। और उनकी लर्निंग कैपेसिटी एज के डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट होती है। छोटा बच्चा और तरह से सीखता है, बड़ा बच्चा और तरह से सीखता है और अडल्ट किसी और तरह से सीखता है। तो ये थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लेनी, मैं मजीद इसको आपको पढ़ा दूंगा। दूसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म। दूसरा जो इसके साथ बंदा है, जो बिहेवियरिस्ट के उलट जो थ्योरी है बिहेवियरिस्ट, वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। ये थोड़ा सा आगे चला जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? वाइगोट्स्की, ये नाम आप लोगों ने याद रखना है। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, लेव वाइगोट्स्की। इसकी थ्योरी को बोला जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग, सोशल का मतलब होता है हमारा एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट। ठीक है। अब ये जो कॉग्निट ये वाइगोस्की जो है ये जीन पियाजे की बात को मानता है। ये कहता है कि हाँ जी बिल्कुल, कॉग्निटिव कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर कॉग्निटिव कैपेसिटी नहीं है तो वो लर्न नहीं कर पाएगा। और ये भी मानता है कि कॉग्निटिव कैपेसिटी जो है वो इंसान लेकर आता है। लेकिन इसमें वो साथ ये चीज ऐड करता है कि अगर एक बच्चे का सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, सोशलाइजेशन नहीं होगी। सोशल इंटरेक्शन से मुराद वो दूसरे लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ अगर वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो चीज़ों को देखेगा नहीं, बाजार में नहीं जाएगा, गली में नहीं जाएगा, खेलेगा नहीं,
तो वो नहीं सीखेगा, उसकी लर्निंग कैपेसिटी या उसकी कॉग्निशन जो है वो बहुत कम हो जाएगी। और साथ में ये कहता है कि बच्चे जो हैं वो सोशल इंटरेक्शन के जरिए नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब है अपने आइडियाज को खुद बनाते हैं, आइडियाज बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए, अपने इंटरेक्शंस के जरिए। एक तो ये मानते हैं ना कि कॉग्निटिव कैपेसिटी होती है, और उस कॉग्निटिव कैपेसिटी को यूज करके सोशल इंटरेक्शन के जरिए बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो उस कंस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी को, सलाहियत को, एबिलिटी को कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी। यहाँ पे इसकी थ्योरी थोड़ी सी आगे डिटेल में चले जाए तो इसके अंदर मैं आपको दो तीन टर्म्स बताने लगा हूँ, आप लोगों ने वो याद रखनी है। एक है ZPD। ZPD ये क्या होता है, ये PPSC ने बेतहाशा दफा पूछा हुआ है, ठीक है। एक इसने और टर्म इस्तेमाल की हुई है MKO, ये आप लोगों ने देख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ZPD क्या होता है, मैंने अभी बात की है ना कि वाइगोस्की मानता है कि बच्चा अपने नॉलेज को सोशल इंटरेक्शन के जरिए कंस्ट्रक्ट करता है, अपने नॉलेज को बिल्डअप करता है, लेकिन वो एक खास हद तक अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। आगे एक लिमिट आ जाती है, एक जगह आ जाती है, एक बाउंड्री आ जाती है जिससे आगे बच्चा खुद अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। उस लिमिट को ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के यहाँ तक। मतलब एक बच्चा है, वो ये तो सवाल कर रहा है 40 जमा 35 कर रहा है, लेकिन 40 जमा 71 या 78 नहीं कर रहा, ये कैरी वाले क्वेश्चन उससे नहीं होते, ये खुद कर लेता है। तो यहाँ पे ये उसका क्या है, ZPD, यहाँ तक वो सीख सकता है। तो ये वाले सवाल करने के लिए क्या होना करना पड़ेगा, उसको बाहर से किसी की मदद, किसी की तरफ से एक स्पोर्ट दी जाएगी, ठीक है। इस स्पोर्ट का एक मखसूस नाम है जो PPSC ने पूछा हुआ है, ठीक है। और वो स्पोर्ट कौन देगा, वो स्पोर्ट देने वाला जो शख्स होगा उसको MKO बोला जाता है। MKO से मुराद मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। MKO का क्या मतलब है और ZPD का क्या मतलब है। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी बात की थी ना कि ये जो यहाँ पे आके बच्चे को कोई बाहर वाला बंदा MKO सपोर्ट देगा, इस सपोर्ट का नाम है स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब क्या है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है रहनुमाई करना, मदद फ्राहम करना। और हर किसी को, ये वाइगोस्की मानता है कि हर किसी का ZPD भी होता है और हर किसी को स्कैफोल्डिंग की भी जरूरत होती है। और वो स्कैफोल्डिंग कहाँ से आती है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर की तरफ से आती है। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके क्लास फेलोज हो सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि ये आपको याद रहेगा। इसकी थ्योरी का नाम है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसको सोशल लर्निंग भी थ्योरी कहा जाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी से क्या मुराद है, वाइगोस्की कहता है कि बच्चा सीखता है सोशल इंटरेक्शन के जरिए, और सोशल इंटरेक्शन के जरिए अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। इस वजह से इस थ्योरी को कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला जाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर ZPD की टर्म है, MKO की टर्म है और स्कैफोल्डिंग की टर्म है। ये PPSC ने स्कैफोल्डिंग भी पूछी हुई है, ZPD भी पूछा हुआ है, MKO भी पूछा हुआ है, और वाइगोस्की की थ्योरी का नाम भी पूछा हुआ है। तो आई एम होपफुल कि आप लोगों को समझ आई होगी। ये सारे आपने सारी चीजें पढ़ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की क्लास यहाँ तक खत्म होती है। कल साइकोलॉजी के दो तीन हमारे और लेक्चर्स हैं, वो पढ़ेंगे। लैंग्वेज के ऊपर है, इंटेलिजेंस के ऊपर है, पर्सनैलिटी के ऊपर थ्योरीज हैं, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। बेसिक सवाल नहीं होंगे, बहुत सारे सवाल, ये जो सवालात मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तकरीबन बेसिक किस्म के हैं। तो ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ज्यादा डीप में वो शायद ना जाए, लेकिन ये सवाल